नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद्यालय क्लासेस चैनल पर। कैसे हो भी सभी? उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, और प्रतीक चिन्ह में हम कौन कौन से पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी राजस्थान का राज्य पक्षी, ठीक है, घोड़ावन की बात कर ली थी। और इसके अलावा जो वन्य जीव की श्रेणी में राजस्थान का जो राज्य पशु है वन्य जीव की श्रेणी में चिंकारा, उसकी बात कर ली थी। और वृक्ष जो है खेजड़ी, और एक हमने बात करी थी राज्य पुष्प रोहिड़े की बात करी थी। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान का राज्य पशु। कौन? ऊंट। राजस्थान का राज्य पशु। तो राजस्थान का राज्य पशु ऊंट भी है और राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा भी है। ये जो ऊंट है ये तो है पशुधन की श्रेणी में, पशुधन की श्रेणी में, ठीक है। और जो वन्य जीव की श्रेणी में पूछे ना, राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव की श्रेणी में पूछे तो चिंकारा रहेगा और पशुधन की श्रेणी में ऊंट रहेगा, बस इतना ही फर्क है। तो हम आज ऊंट की बात करेंगे भी, राजस्थान का राज्य पशु। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान का राज्य पशु ऊंट की। देखो ऊंट है, ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है वो दो अभी। देखो दो प्रकार के ऊंट होते हैं, एक तो होता है एक कुबड़ वाला, एक होता है दो कुबड़ वाला ऊंट, ठीक है। पहले बात करते हैं एक कुबड़ वाले ऊंट की। तो एक कुबड़ वाले ऊंट का क्या नाम है अभी? एक कुबड़ वाले ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ठीक है। और दो कुबड़ वाले ऊंट का क्या नाम है? दो कुबड़ वाले ऊंट का नाम है कैमेलस बैक्टीरियंस, दो कुबड़ वाले ऊंट का नाम है, ठीक है। देखो इसको जो राज्य पशु का जो दर्जा दिया गया था वो कब मिला था? यानी इसे राज्य पशु का जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया था साहब 30 जून 2014 को। 30 जून 2014 को इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। और इसका जो उपनाम है, जैसे इसे रेगिस्तान का या इसे मरुस्थल का, थार के मरुस्थल का, रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो पैर है वो गद्दीदार होते हैं, ठीक है। और ये जो रेगिस्तान का जहाज किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड, जो राजस्थान के इतिहास के जनक माने जाते हैं, जिन्हें घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। राजस्थान में इनका जो आगमन है वो 1799 ईस्वी को है, ठीक है। और वापसी का टाइम कब रहता है इनका? राजस्थान से जो वापिस गए थे ये 1823 में गए थे। और 1829 ईस्वी में इनकी एक पहली जो पुस्तक प्रकाशित होती है वो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड की बाद में बात करेंगे। इन्हें ऊंट को क्या कहा है? रेगिस्तान का जहाज कहा है, ठीक है। और सर्वाधिक जो ऊंट है वो कहां देखने को मिलते हैं अभी? सर्वाधिक जो ऊंट है वो जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। और सबसे कम जो ऊंट कहां देखने को मिलते हैं? राजस्थान में कम ऊंट जो है वो प्रतापगढ़ जिले में देखने को मिलते हैं। कहां देखने को मिलते हैं? प्रतापगढ़ जिले में देखने को मिलते हैं। और ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां है भी? ऊंट अनुसंधान जो केंद्र है वो है जोहड़बीड़। और जोहड़बीड़ कहां है? बीकानेर में जोहड़बीड़ बीकानेर में है। और एक कैमल मिल्क डेयरी है भी, कैमल मिल्क डेयरी। अगर आपसे कैमल मिल्क डेयरी पूछे ना तो कैमल मिल्क डेयरी कहां है भी? ये भी बीकानेर में है। और ये जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है ना, इस पर इंपोर्टेंट लगा लेना भी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां है? तो जोहड़बीड़ बीकानेर में है, ठीक है। अब दो चार नस्ल है उसकी बात कर लेते हैं ऊंट की। एक तो है नाचना,
नाचना जैसलमेर के ऊंट। नाचना जैसलमेर के जो ऊंट है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है अभी? नाचना जैसलमेर के जो ऊंट है ये सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध है। सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध है अभी नाचना जैसलमेर के ऊंट। ठीक है, और ये जो ऊंट है, ये जो ऊंट है नाचना जैसलमेर के ऊंट, ये किसके पास होते हैं? ये होते हैं जो मुरुस्थल में, यानी थार के मुरुस्थल में जो बीएसएफ के जवान होते हैं ना, उनके पास होते हैं ये ऊंट। थार के मुरुस्थल में, ये आप बता सकते हैं, थार के मुरुस्थल में बीएसएफ के जवान इसी का उपयोग करते हैं, फिर इसी नस्ल के ऊंट का उपयोग करते हैं, नाचना जैसलमेर के ऊंट है। ठीक है, और एक है गोमट फलोदी का ऊंट। गोमट फलोदी, गोमट फलोदी के जो ऊंट है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सवारी के लिए प्रसिद्ध है। सवारी के लिए प्रसिद्ध है गोमट फलोदी के जो ऊंट है। ठीक है, और एक है बीकानेरी ऊंट। बीकानेरी जो ऊंट है ये किसके लिए प्रसिद्ध है अभी? बीकानेरी जो ऊंट है ये बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है अभी। किसके लिए? बोझा ढोने के लिए। बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। और ऊंट की नस्ल जो है ना, बीकानेरी ऊंट है। ये बीकानेरी ऊंट कहते हैं कि सबसे भारी नस्ल, यानी ऊंटों में जो सबसे भारी नस्ल है वो कौन सी नस्ल है? बीकानेरी ऊंट है भी सबसे भारी नस्ल। ऊंटों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? बीकानेरी ऊंट है। ठीक है, क्यों? ये बोझा ढोने के काम में आता है, बीकानेरी ऊंट है। ठीक है, इसके अलावा जो ऊंटनी के दूध में, एक याद करना भी, ऊंटनी के दूध में कैल्शियम नहीं पाया जाता, तभी तो उसके दूध से दही नहीं बनता। ठीक है, और ऊंटनी का जो दूध होता है ना, वो मधुमेह रोगियों के लिए सर्वोत्तम होता है, ये याद रखना भी। ऊंटनी का जो दूध होता है मधुमेह रोगियों के लिए सर्वोत्तम होता है। ठीक है, और इसी ऊंटनी के दूध में कैल्शियम की मात्रा नहीं पाई जाती। ऊंटनी के दूध में कैल्शियम की मात्रा नहीं पाई जाती, जिस कारण ऊंटनी के दूध से दही नहीं बनता। ऊंटनी के दूध से दही नहीं बनता, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा नहीं पाई जाती। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऊंटों के देवता किसको कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है भी। ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ बाड़ के देवता, ठीक है, ये इन्हीं की नाम है। तो ऊंटों के देवता किसको माना जाता है अभी? ऊंटों के देवता है वो पाबूजी को माना जाता है। पाबूजी को माना जाता है, क्योंकि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको है अभी? राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को अभी। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को है, इसलिए पाबूजी को ऊंटों के देवता कहते हैं। और ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का ही वांछन किया जाता है। पाबूजी जिन्हें क्या कहते भी? हाड़ पाड़ के देवता कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इनके पिता का नाम धनदल जी है, माता का नाम कमला दे है। इनका जन्म कोलुमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था। इनकी पत्नी कौन थी भी? फुल्लम दे या सुप्यार दे, जो सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। और ये कहां की थी? अमरकोट की राजकुमारी थी भी। ये थोड़ा सा याद रखना। इसकी बाबूजी के बारे में भी अलग से इनका वीडियो बनाएंगे कल्चर में। ठीक है, तो बाबूजी जो राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय माना जाता है। ऊंट बीमार होने पर बाबूजी की फड़ का वांछन, बाबूजी की फड़ का वांछन किया जाता है। यानी ऊंट बीमार होने पर बाबूजी की फड़ का वांछन किया जाता है। और बाबूजी की जो फड़ है, ये नोट लगा के लिख लेना भी। बाबूजी की जो फड़ है वो लोकप्रिय फड़ है, लोकप्रिय
फड़ है। ठीक है, पूछ लिया जाए भी लोकप्रिय फड़ किसकी है, लोक देवता में लोकप्रिय फड़ किसकी है, भी बाबू जी की है। ठीक है, और प्राचीन फड़ पूछे तो देवनारायण जी की है। ठीक है, और ये जो लोकप्रिय फड़ है और चांदी की फड़ है, ऐसे भी याद कर लेना भी, चांदी की फड़ है, चांदी की फड़ है भी। और जो फड़ का वांचन कौन करते हैं भी, इनकी जो फड़ का वांचन है वो नायक जाति के बोपे करते हैं, नायक जाति के बोपे। किस वाद्य यंत्र के साथ है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ है बाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं। कब, ऊंट बीमार होने पर। ठीक है, ये भी याद करना। इसके अलावा जो बाबू जी को अन्य नाम बता देता हूं कि इन्हें प्लेग रक्षक देवता कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता कहते हैं। इसके अलावा इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्हें हाड़ फाड़ के देवता कहते हैं और ऊंटों के देवता कहते हैं। ठीक है, और ऊंट का जो प्रमुख आभूषण है वो कौन सा भी, ऊंट का जो प्रमुख आभूषण है वो कौन सा है, गोरबंद है, गोरबंद है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है भी, ऊंट का प्रमुख आभूषण बताओ तो गोरबंद है। ऊंट का जो प्रमुख रोग है वो कौन सा भी, ऊंट का प्रमुख रोग है सर्रा रोग, सर्रा रोग भी। ऊंट का प्रमुख रोग कौन सा है, सर्रा रोग है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात, अब आपसे पूछे कि ऊंट का पालन पोषण करने वाली जाति कौन सी है, तो ऊंट का पालन पोषण या ऊंट पालक जाति, एक ही बात है, ऊंट पालक जाति के लिए ऊंट का पालन पोषण करने वाली जाति तो कौन सी है, रायका, रायका या रेबारी जाति है भी। ठीक है, रायका या रेबारी जाति जो ऊंट पालक जाति है भी। ठीक है, और ऊंट पर की जाने वाली यानी ऊंट की जो चमड़ी होती है उस पर एक कला की जाती है, उस कला का नाम है उस्ता कला। ठीक है, ऊंट की चमड़ी पर, ऊंट की चमड़ी पर की जाने वाली कला, तो ऊंट की चमड़ी पर की जाने वाली कला जो है उसका नाम है उस्ता कला। और इसी उस्ता कला को मुनावती कला के नाम से जाना जाता है, मुनावती कला के नाम से भी जाना जाता है। देखो उस्ता कला ये ऊंट की चमड़ी पर की जाती है, अभी याद रखना। ठीक है, इसको उस्ता कला को मुनावती कला के नाम से जाना जाता है। उस्ता कला जो मूलतः कहां की है अभी, उस्ता कला मूलतः लाहौर की है, कहां की है, लाहौर की है, लाहौर की है। और लाहौर से राजस्थान में कौन लेकर आया था अभी, लाहौर से राजस्थान में लेकर आया था बीकानेर का शासक था जिसका नाम था अनूप सिंह। कौन, अनूप सिंह, अनूप सिंह, अनूप सिंह राजस्थान में लेकर आए थे। ठीक है, और इन्हीं अनूप सिंह का जो काल है वो क्या कहलाता है, अनूप सिंह का काल है वो उस्ता कला का श्रवण काल, उस्ता कला का श्रवण काल कहलाता है, उस्ता कला का श्रवण काल कहलाता है। ठीक है, उस्ता कला का श्रवण काल कहलाता है। और उस्ता कला के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है, उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, हिसामुद्दीन उस्ता है, हिसामुद्दीन उस्ता। ठीक है, जो कहां के निवासी थे, बीकानेर के निवासी थे। वर्तमान में इनकी मृत्यु हो चुकी है, वर्तमान में हिसामुद्दीन उस्ता की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। और वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है, मोहम्मद हनीफ उस्ता है। यहां पर लिख लेना कि वर्तमान में इनकी मृत्यु होगी, वर्तमान में इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, और उस्ता कला के जो कलाकार होते हैं वो क्या कहलाते हैं जी, उस्ताद कहलाते हैं। भी उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता। और वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार पूछे ना, वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार तो कौन है भी, मोहम्मद हनीफ उस्ता, मोहम्मद हनीफ उस्ता। ठीक है, और उस्ता कला के कलाकार क्या कहलाते हैं भी, उस्ता कला के
कलाकार उस्ताद कहलाते हैं, उस्ताद कहलाते हैं भी। याद रखना उस्ता कला मूलतः कहां की है, उस्ता कला मूलतः लाहौर की है, और लाहौर से राजस्थान में कौन लेकर आया था, अनूप सिंह लेकर आया था। तो अनूप सिंह का काल है वो क्या कहलाया भी, उस्ता कला का स्वर्ण काल कहलाया। ठीक है, उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, इसामुद्दीन उस्ता थे जो बीकानेर के निवासी थे, वर्तमान में इनकी मृत्यु हो चुकी है, और वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है, मोहम्मद हनीफ उस्ता है, मोहम्मद हनीफ उस्ता। ठीक है, और उस्ता कला के कलाकार जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं भी, उस्ताद कहलाते हैं। इसके अलावा एक याद करना कि जो ऊंट जो होता है ना, उसकी एक चमड़ी से बर्तन मतलब बर्तन बनाया जाता है। उस बर्तन का नाम क्या है, भी पानी ठंडा रखने के लिए। ठीक है, उस बर्तन का नाम है कोपी। भी ऊंट की खाल से बनाया गया बर्तन क्या कहलाता है, कॉपी कहलाता है। पानी ठंडा रखने के लिए, पानी ठंडा रखने के लिए, पानी ठंडा रखने के लिए एक ऊंट की खाल से बनाया गया बर्तन क्या कहलाता है, कॉपी कहलाता है। और सर्दी में बचने के लिए जो एक वस्त्र बनाया जाता है, ठीक है, यानी ऊंट के बालों से एक वस्त्र बनाया जाता है, उस वस्त्र का नाम है बाखला। क्या नाम है, बाखला। सर्दी में, सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए ऊंट के बालों से बनाया गया वस्त्र क्या कहलाता है, बाखला कहलाता है, बाखला कहलाता है। ठीक है, और ऊंट के नाक में एक कील पहनाई जाती है, उसका नाम क्या होता है, गिरबान। ऊंट के नाक पर पहनाई जाने वाली कील को क्या कहते हैं, गिरबान कहते हैं। ठीक है, और ऊंट पर जो पीठ पर जो एक काठी कसी जाती है उसका नाम होता है कुंची या पलाण। ठीक है, ऊंट पर कसी जाने वाली काठी, यानी ऊंट पर कसी जाने वाली जो काठी होती है उसको क्या कहते हैं, कुंची या पलाण कहते हैं, कुंची या पलाण कहते हैं। और ऊंट के बच्चे को क्या कहते भी, ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं, टोरड़ी या टोड़िया, टोरड़ी या टोडिया कहते हैं। ऊंट के बच्चे को टोरड़ी या टोडिया कहते हैं। ठीक है, अब ऊंट के कुछ पहनावे, अभी पहनावे की बात करते हैं, कौन सी चीज कहां पहनी जाती है। तो ऊंट की पहनावे की बात कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं गोरबंद, गोरबंद तो ऊंट का आभूषण है ना, जो का पहना जाता है गर्दन पर, गर्दन पर। ठीक है, और एक बात करते हैं मोरखा, मोरखा जो का पहना जाता है, मुंह पर पहना जाता है मोरखा। ठीक है, और गिरबान, गिरबान पहनी जाती है नाक पर, और एक परचनी, परचनी ये पूंछ पर पहनी जाती हुई। ठीक है, और ऊंट के जैसे गोरबंद हो गया जो कहां पहना जाता है, गर्दन पर पहना जाता है। और उसके बाद में एक होता है गोडिया, जो गोडों पर पहना जाता भी। एक नेवार होती है, ठीक है, गोडिया टांगों पर या गोडों पर, टांगों या गोडों पर पहने जाते हैं। ठीक है, और गोरबंद हो गया, मोरखा हो गया, गिरबान होगी, और एक वो पीठ पर जो कसी जाती है ना काठी,
काठी, पीठ पर, जिसका नाम क्या होता है, कुंची या पलाण। ठीक है, कुंची या पलाणे, ये कुछ ऊंट के पहनावे हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे भी, ये ऊंट की मेन बात होगी। अब राजस्थान का जो राज्य नृत्य है उसकी बात करते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा भी? राजस्थान का राज्य नृत्य है वो घूमर अभी। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। घूमर की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है अभी? घूमर की उत्पत्ति जो है ना वो मानी जाती है मध्य एशिया के मृग या भृंग नृत्य से मानी जाती है। भृंग नृत्य से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, मध्य एशिया के मृग या भृंग नृत्य से घूमर नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, घूमर नृत्य जो है ना इसको किस किस नाम से जाना जाता है अभी? ये जो घूमर नृत्य इसे राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर, यानी सर्वश्रेष्ठ जो नृत्य है वो कौन सा है? घूमर है अभी। घूमर को इसको राजस्थान की आत्मा भी कहते हैं, राज्य की आत्मा, या इसे राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा भी कहते हैं। ठीक है, महिलाओं का लोकप्रिय जो नृत्य है वो कौन सा है? घूमर नृत्य है। और ये मारवाड़ क्षेत्र में लगभग सर्वाधिक किया जाता है, तो इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। रजवाड़ी नृत्य, इसके अलावा इसे सामतशाही नृत्य भी कहते हैं। सामतशाही नृत्य भी कहते हैं इसे घूमर नृत्य। घूमर नृत्य ये कब किया जाता है? ये मांगलिक अवसर पर या तीज त्योहारों पर किया जाता है। घूमर नृत्य जो है ना ये मांगलिक अवसर पर या तीज त्योहारों पर किया जाता है। ठीक है, घूमर नृत्य है वो गुजरात के गरबा नृत्य से संबंधित है अभी। ये गुजरात के गरबा नृत्य से संबंधित है। घूमर नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से संबंधित है। और मछली नृत्य इसी घूमर नृत्य का ही एक भाग है। मछली नृत्य इसी घूमर नृत्य का भाग है। कौन सा नृत्य? मछली नृत्य इसी घूमर नृत्य का ही एक भाग है। और घूमर नृत्य जो है इसके कितने रूप होते हैं? इसके 3 रूप होते हैं। एक तो झुमरिया होता है, एक लूर होता है और एक घूमर होता है। झुमरिया जो किसके द्वारा किया जाता है? बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। और एक होता है लूर जो ग्रास्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। एक होता है घूमर जो सभी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये इसके 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 रूप। घूमर के 3 रूप कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है झुमरिया, ठीक है, जो किसके द्वारा? बालिकाओं के द्वारा। बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक होता है लूर ग्रासीय महिलाओं के द्वारा। ग्रासीय महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक होता है घूमर सभी महिलाओं के द्वारा। सभी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये 3 इसके रूप होते हैं। और मछली नृत्य इसी का एक भाग होता है। ठीक है, ये घूमर नृत्य था राजस्थान का राज्य नृत्य। अब नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कौन सा भी? कथक नृत्य है। अब बात करते हैं राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है ना उसकी बात करते हैं। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, तो राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है साहब? कथक नृत्य है। कौन सा है? कथक नृत्य। देखो उत्तरी भारत का पूछे ना, उत्तरी भारत का जो शास्त्रीय नृत्य होगा वो तो होगा कथक नृत्य। और दक्षिणी भारत का जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य होगा वो कौन सा होगा? वो भरतनाट्यम होगा। अब तुमको बात करनी है राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? वो है
कथक नृत्य। ठीक है, इसका जो प्रमुख घराना है, जैसे भारत के अंदर, भारत में प्रमुख घराना, घराना होता है वंश या कुल। ठीक है, घराना भारत में प्रमुख घराना है लखनऊ, लखनऊ यूपी के अंदर भी। ठीक है, और राजस्थान में जो प्रमुख घराना है कथक नृत्य का, वो कौन सा है? जयपुर घराना भी। राजस्थान में कथक नृत्य का प्रमुख जो घराना रहता है वो कौन सा रहता है? राजस्थान में जयपुर। ठीक है, और इस कथक नृत्य के जो प्रवर्तक माने जाते हैं किसको भाई? यानी कथक नृत्य के जो प्रवर्तक है वो भानुजी महाराज को, भानुजी महाराज कथक नृत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब राजस्थान का जो राज्य नृत्य हो गया और शास्त्रीय नृत्य हो गया, अब राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य जो गीत है वो है केसरिया बालम, केसरिया बालम, पधारुनी मारे देश। राजस्थान का राज्य गीत, तो राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम, केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत है। ठीक है, इसको जो सर्वप्रथम किसने गाया था अभी? इसको सर्वप्रथम उदयपुर की मांगीबाई ने गाया था। किसने गाया था? उदयपुर की मांगीबाई ने गाया था अभी। इसको सर्वप्रथम उदयपुर की मांगीबाई ने गाया था। ठीक है, और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति किसने दिलाई थी? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का श्रेय किसको है? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति दिलाने का श्रेय है बीकानेर की कौन? बीकानेर की अल्लाह जिलाबाई, अल्लाह जिलाबाई, यानी बीकानेर की जो अल्लाह जिलाबाई है, ये इस राजस्थान का जो राज्य गीत है केसरिया बालम, इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई अभी। ठीक है, अल्लाह जिलाबाई जिसे राजस्थान की मरु कोकिला, राजस्थान की मरु कोकिला भी कहते हैं, राजस्थान की मरु कोकिला भी कहते हैं किसको? अल्लाह जिलाबाई। ठीक है, ठीक है, ये राजस्थान का राज्य गीत हो गया। अब राजस्थान का राज्य खेल, राज्य खेल, तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा भी? राजस्थान का जो राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल रहता है बास्केटबॉल। ठीक है, और इसमें देखो, इसे जो बास्केटबॉल जो है, इसको राज्य खेल का जो दर्जा दिया गया था वो 1948 में गया था, 1948 ईस्वी को इसे राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। और इसमें देखो 5-5 खिलाड़ी की 2 टीम होती है। ठीक है, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं इसके अंदर, 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और बास्केटबॉल जो अकादमी है वो कहां है भी? बास्केटबॉल अकादमी जो है वो है जैसलमेर में, बास्केटबॉल अकादमी, ये तो है जैसलमेर में। और एक महिला बास्केटबॉल अकादमी वो कहां है? जयपुर में, महिला बास्केटबॉल अकादमी पूछे तो जयपुर में भी। ठीक है, ये याद रखना है। तो राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल हो गया। अब राजस्थान का राज्य कवि तो कौन है? राज्य कवि तो कौन है? सूर्यमल मिश्र है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है, अलगोजा एक सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, ये 2 और याद कर लेना, फिर अपने कंप्लीट हो जाएंगे प्रतीक चिन्ह राजस्थान के। जो राजस्थान का राज्य कवि तो कौन अभी? सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। और राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, तो राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो अलगोजा, अलगोजा। ठीक है, और अलगोजा एक सुशीर वाद्य यंत्र है, अलगोजा एक सुशीर वाद्य यंत्र भी, ये और याद कर लेना कि अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, एक सुशीर वाद्य यंत्र है भी, यानी फूंक मारकर इसको बजाया जाता है। ये राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कंप्लीट हो गए भी।
ठीक है। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में प्रमुख है, जैसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन हो गया, ठीक है। और उसको याद करना कि घोड़ावन कहाँ का शुभंकर है, घोड़ावन जैसलमेर का शुभंकर याद करना भी। और चिंकारा जो राजस्थान का राज्य पशु था वन्य जीव की श्रेणी में, वो चिंकारा गंगानगर का शुभंकर है, ठीक है। ये भी याद कर लेना उसके साथ। और इसके अलावा हमने खेजड़ी की बात की थी, राजस्थान का राज्य वृक्ष, और खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया रहता है, ठीक है। सर्वाधिक खेजड़ी है ये। और बता देता हूं कि सर्वाधिक जो खेजड़ी यानी सर्वाधिक खेजड़ी किस जिले में? अभी सर्वाधिक जो खेजड़ी है वो नागौर जिले में है, ठीक है। नागौर जिले में सर्वाधिक खेजड़ी है। और क्षेत्र पूछे तो सर्वाधिक खेजड़ी वृक्ष का क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष, ठीक है। प्रोसेपिस सिनेरेरिया जो सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में और नागौर जिले में है, ठीक है। ये राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।